हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेंगे टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील ने यहाँ पे अपने क्वार्टर फोर के अपडेट्स दे दिए हैं और पूरा हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ सकते हैं। और यहाँ पे जो चौतरफा यहाँ पे बाइंग का जो सिनारियो बन चुका है कि हर कोई यहाँ पे बोल रहा है चलो बाय कर लो बाय कर लो, काफी तोड़ फोड़ रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे रियलिटी चेक कर लेंगे कि क्या सही में उस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिस तरीके से ये लोग आपको दिखा रहे हैं क्या उसी तरीके से रियल में रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो एक रियलिटी चेक हम यहाँ पे कर लेंगे। तो जो लोग यहाँ पे टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप ये वीडियो पूरी देख लो और उसके बाद में डिसीजन लो कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आपका अच्छा खासा यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक जरूर देखना। और यहाँ पे देखिए वन डे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक है आपका लगभग अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा तेजी का माहौल यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ हमें यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है। लगातार 3 दिन से यहाँ पे रेड कैंडल बनते हुए दिख रहे। तो कहीं ना कहीं ये अपने रिजेक्शन जोन के पास यहाँ पे पहुंच चुका है। तो हो सकता है यहाँ से आपको एक डीप दे दी, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो हो सकता है कि एक डीप आ जाए, ये टेक्निकली पॉसिबल है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटली डिस्कशन कर लेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं। तो देखते पहले यहाँ पे उनका प्रोविजनल किस तरीके से आया हुआ है। देखिए यहाँ पे टाटा स्टील ने यहाँ पे क्या अपडेट्स करे हैं कि उन्होंने जो यहाँ पे हाईएस्ट एनुअल क्रूड स्टील का जो प्रोडक्शन किया है लगभग 20.8 मिलियन मेट्रिक टन्स का यहाँ पे उन्होंने हाईएस्ट एनुअल मतलब एक साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन इनका ये साल में रहा हुआ है, वो है आपका 23-24। और ये लगभग सालाना आधार पे 4% का यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू उनके प्रोविजनल डेटा के हिसाब से। अभी ये फाइनल रिजल्ट्स इनके नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट्स आने वाले उससे पहले उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है कि हमारा इस साल का जो पूरा ओवरऑल यहाँ पे क्रूड स्टील का जो प्रोडक्शन हुआ था वो लगभग 20.8 मिलियन मेट्रिक टन्स थे। तो यहाँ पे एक और बात उन्होंने बताई है कि जो टाटा स्टील का जो प्रोडक्शन है नेदरलैंड्स में वो था लगभग 4.8 मिलियन मेट्रिक टन्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24। और ये जो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे लास्ट ईयर से तो लगभग ये 24% यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो इनका जो ओवरऑल यहाँ पे नेदरलैंड्स में जो प्रोडक्शन होता था वो लगभग 24% यहाँ पे डाउन है। इसके अगेंस्ट में एक और यहाँ पे इनका जो यूके में जो प्रोडक्शन होता था तो यूके का प्रोडक्शन लगभग 3.02 मिलियन मेट्रिक टन है, जो कि लगभग अगर सालाना आधार पे बात करोगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। तो ये अनचेंज है, लेकिन बड़ी अपडेट जो है आपकी यहाँ पे जो नेदरलैंड्स में इनका जो प्रोडक्शन होता था वो लगभग 24% डाउन है। तो ये लगभग उन्होंने अपने प्रोविजन में ऐसा यहाँ पे बताया हुआ। अब ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते कि पिछले 3 क्वार्टर में इसके कैसे यहाँ पे प्रदर्शन रहे और उसके हिसाब से यहाँ पे चौथे क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। और सालाना आधार पे भी हम कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इसके किस तरीके से रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स हम पहले इसके देख लेते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट दर्ज किया था 522 करोड़। उससे पहले सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे लगभग 6511 करोड़ का इनको लॉस था, क्योंकि यहाँ पे लगभग अदर इनकम भी इनको लॉस हुआ था। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप फिर भी अगर बात करोगे यहाँ पे तो ज़्यादा इनका कुछ कमाई नहीं हुआ, क्योंकि अदर इनकम से इनका जो लॉस हुआ है यहाँ पे 6568 और जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग ये -6511। तो उतना कुछ यहाँ पे उन्होंने रिवेन्यू भी जनरेट नहीं किया था, रिवेन्यू ने सॉरी नेट प्रॉफिट उन्होंने वैसे भी कुछ जनरेट नहीं करा था। उसके बाद में जून क्वार्टर में देखोगे तो वो भी लगभग 525 करोड़ मतलब 500 करोड़ के आसपास में कुछ इनका क्वार्टरली रिजल्ट आता था, नेट प्रॉफिट आता था। उसके बाद में अगर यहाँ पे सालाना आधार पर अगर बात करोगे मार्च 2023 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 8000 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। उससे पहले मार्च 2022 में 41,749 करोड़। तो काफ़ी तगड़ी यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली हुई थी। उसके बाद में अगेन यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला हुआ था। तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे अगर आप टेंटेटिव देखोगे तो टेंटेटिव यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इनके रिजल्ट्स अगर नेगेटिव होते हैं तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अभी यहाँ पे बात कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। जून क्वार्टर में 525 करोड़, ठीक है। अभी जून क्वार्टर में 525 करोड़, इसको अगर हम निगलेक्ट भी कर देंगे लगभग इसको जीरो भी मान लेंगे तो भी यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो फिर से 522 करोड़ अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आप ये कुछ आता है 1050 करोड़ के आसपास में। और उसी हिसाब से अगर यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं इनके तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1500 करोड़ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 करोड़। और ये अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखने में मतलब पता ही चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग जो यहाँ पे टेंटेटिव दिखा रहे हैं लगभग 3500 करोड़ निगेटिव, तो हो सकता है कि यही कहीं इनके रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इंक्रीमेंट होता है तो वो बात अलग वो यहाँ पे रहेगी, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है और इनका जो नेट प्रॉफिट है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे एक बात और गौर करने लायक है कि ओवरऑल जो आपका मेटल सेक्टर है ये आपका अच्छा खासा बुलिश है, यह भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि चाइना में जो गतिविधि चल रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके, तो उसकी वजह से क्या है इनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ चुकी है पूरी मेटल सेक्टर्स की। तो हो सकता है कि टाटा स्टील उसकी वजह से ज़्यादा ना गिरे और देखने लायक होगा। पर यहाँ पे एक सजेशन आपको बनता है कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो थोड़ा इस पॉइंट को आप गौर कीजिएगा कि पिछले क्वार्टर्स में किस तरीके से रिजल्ट्स आए थे और ईयर ऑन ईयर पिछले ईयर से ये बीट कर पा रहे हैं या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर्स में अगर देखोगे तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिले हुए थे। तो उस तरीके से तो यहाँ पे कुछ उनका ज़्यादा नेट प्रॉफिट हमें इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से रिलेटेड जो चाइना में यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़े। लेकिन ओवरऑल अगर आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करो, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने दो, उसके बाद में शेयर में कुछ करेक्शन आता है तो आप वो टाइम पे सोच सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए डायरेक्टली जो लोग बता रहे हैं आपको कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स काफ़ी तोड़फोड़ निकल के आएंगे, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट्स निकल के आएंगे, तो थोड़ा सा रुक जाओ, अपना खुद का एनालिसिस कर लो और यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है एक बार एनालाइज अपने खुद से ये डेटा एनालाइज करो कि यहाँ पे किस तरीके से क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो सेफ तो यही रहेगा कि रिजल्ट्स आने दो एक्चुअल में, उसके बाद में स्टॉक में जो वोलेटिलिटी आनी है आने दो, जो होना है होने दो, उसको अपसाइड जाना है जाने दो या फिर डाउन साइड जाना है जाने दो। थोड़ा सा शांत होने के बाद आपको वहाँ पे सोचना चाहिए, पर हाल फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा मेरा हिसाब से स्टॉक से दूर रहना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका टाटा स्टील का मेरा यहाँ पे ये व्यू है कि डायरेक्टली फोमो के चक्कर में बाय नहीं करना चाहिए। और टेक्निकली अगर बात करोगे तो ये लगभग यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तो रेजिस्टेंस लेवल के पास ऑलरेडी है और यहाँ पे आपको प्रेजेंस भी दिख रहा है सेलर्स का। यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहे रेड कैंडल यहाँ पे बन रहे, स्टॉक थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है हर बारी और यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ऊपरी लेवल पे स्टॉक टिक नहीं रहा है, निचले लेवल से भी हमें थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कुछ कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। तो चलिए अभी हम बात कर लेंगे उस स्टॉक के बारे में जो आपका अच्छा खासा 1:5 की रेशियो से यहाँ पे स्प्लिट होने जा रहा है और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है आपका 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल तक इसका रिकॉर्ड डेट है और ये स्टॉक आपका स्प्लिट हो जाएगा 1:5 की रेशियो से, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको मिल जाएंगे 5 शेयर और शेयर की प्राइस भी उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अभी बात कर लेते हैं इस कंपनी की, थोड़ी सी प्रोफाइल में आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो कंपनी जो है लगभग एग्रो इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर्स करती है, तो एग्रीकल्चरल फील्ड से ये कंपनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगते हैं एग्रीकल्चर के लिए तो वो इक्विपमेंट्स यहाँ पे ये बनाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है। तो ध्यान रखना इस स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।